कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं। सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, समाल का अखबार बताइएगा। जिस तरह से ये आधे घंटे की तखीर के बाद फैसला सुना दिया गया है। फैसला महफूज जो किया गया था उसमें ये बताया गया कि आप इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं और आइंदा जो है फर्दर नोटिस तक के लिए मुलतवी कर दी गए। इस हवाले से पहले 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और समाअत में तमाम सियासी जमातों के दलाल सुनने के बाद ये फैसला जो है महफूज किया गया था और उसको 1 घंटे बाद सुनाने का कहा गया था, लेकिन अब उसमें मजीद आधे घंटे तखीर के बाद उसको सुनाया गया और उसमें ये कहा गया कि मुलतवी कर दिए जाते हैं मकामी हुकूमतों के लिए। मकामी हुकूमतों के क्याम के लिए जो इंतखाबात हुए थे उसको फौरन मुलतवी किया जाता है और आइंदा जो है फर्दर नोटिस तक के लिए ये मुलतवी किए गए। अब इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ आना बाकी है कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। तमाम ये वाले तौर पर कहा गया था, पीटीआई की तरफ से भी, जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि जो इलेक्शन है वो वक्त पर ही हो, ताकि जो लोग हैं जो 2 सालों से इंतजार में है कि उनके मकामी नुमाइंदे जो है उनको रिप्रेजेंट करें और उनको उनके हक दिया जा सके। इस तरह तमाम जो अटॉर्नी जनरल थे अशरफ साफ़ की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आबादी बढ़ चुकी है, उस हवाले से यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई है, तो इस हवाले से इलेक्शन मुलतवी किए जाए ताकि जो आइंदा हल्का बंदी होती है उसके हवाले से जो है इलेक्शन कराए जा सकेंगे। सजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें अभी ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ने। वकास, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वकास, कहिएगा, ये फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, मगर अगर बात की जाए कानून के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो वकील बाबर अमान पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जब शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और फिर जो है वो कानून में तरमीम की जाती हैं तो ऐसी सूरत में इम्प्लीमेंट नए सिरे से होंगे, जो फैसला हो चुका है उसके ऊपर नहीं हो सकता है। आप भी इसी राय से इत्तफाक करते हैं या कुछ और है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अभी जो मौजूदा हमारे मुल्की हालात है वो उसके अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात करवाना जो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो इलेक्शन कमीशन के सामने गुजारिशात भी पेश की गई, उसकी रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि आइन जो फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे एनंसिएट करता है, वहाँ पे रियासत की जो फंक्शनरीज हैं, रियासत के जो इंस्टीट्यूट हैं, स्पेशली दिस इज आल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट के जो इख्तिदार है वो निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। इनका आर्टिकल 34 140 दोनों जो आर्टिकल्स हैं इस चीज की गमाजी का तर्जमानी करते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसे करता है फिर उसके बाद कौन सा फोरम होगा, दैट कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट और दैट कैन बी लेवल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो कि जब भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, उसको डिप्राइव किया जाता है, तो अल्टीमेटली कोर्ट्स आर द कस्टोडियन एंड सेफगार्डर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई अगर समझती है कि इससे ग्रीवनेस है, किसी किस्म के वो ग्रीव कंसीडर करते हैं अपने आप को, तो दे कैन मूव टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट इशू है। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मौका भी ये था कि अगर अभी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो जो हाँ साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी है शायद उसको नून लीग या पीडीएम की जमातें किसी तरीके से भी डिस्पर्स नहीं कर सकती। तो ये किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ के मौकफ को तवानाई या स्ट्रेंथन करने का मुतरादिफ है कि जो उनकी तरफ से था कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, तस्सुब पसंदी का, पार्शल है, प्रेजुडिस है, मुतसब है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही है कि वो हर वक्त तैयार रहें, अगर कोई ज़िमनी इंतखाबात है उसके लिए भी तैयार रहें, अगर असम्बली तहरीर की जाती है उसके लिए भी तैयार रहेगा, बल्दियाती इंतखाबात है। और अगर आपने ये काम नहीं करने तो फिर आप किस चीज़ की रिम्यूनरेशन लेते हैं, आप किस चीज़ की कौमी खजाने से तनख्वाहें लेते हैं, चूंकि आपका एक अदारा स्टैब्लिश इस पर्पज के लिए किया गया है जब भी बल्दियाती इंतखाबात हों, ज़िमनी इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन हों या असम्बलियां जो है वो तहलील की जाए, यू नीड टू बी गेट रेडी फोर्थविथ विदाउट डिलेइंग अ माइक्रो सेकंड। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम तरह इकदाम करे। ये दुरुस्त बात है वकास, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह अदालतों की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए कि सैलाब हों या बारिशें हों, ज़लज़ले आ जाएँ तो पहली सभी जो इक़्तिदार में जो जमात होती है उसकी कोशिश होती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो, मगर अब यह फैसला आ गया है। अगर मफरूज़ों के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हाई कोर्ट में दोबारा से एक चैलेंज कर लेती है क्योंकि ये भी जो 5 रुकनी जो फैसला आया है ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप तमाम फ़रीक़ैन को सुने। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को अब हाई कोर्ट रिवर्स करेगी? क्योंकि हाई कोर्ट अभी भी जो एक दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने, उसको कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और कायनी इदारा है, उसने जो फैसला किया फैसला करेगा, हम उसका एहतराम करेंगे। देखिए जी, जो कोर्ट्स का काम है आर्टिकल 199 है जो कि हाई कोर्ट्स पे ये बाइंडिंग पोजीशन इंपोज करता है और 184(3) के तहत कि जो भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो फंडामेंटल राइट आइन का आर्टिकल 34 और 140
ग्रांट करता है, गारंटी करता है पाकिस्तान के तमाम शहरी को, अगर इन्फ्रिंज हुआ है, जो बाजार लगता है कि इन्फ्रिंज हुआ है, तो मैं ये समझता हूं कि कोर्ट मस्ट इंटरवीन, इंटरपोज एंड इंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द फंडामेंटल राइट्स, और कोर्ट करेगी। और मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूं कि आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय टूथ एंड नेल, अगर पीटीआई जो है इसके लिए इसको प्लीड करे, अपील में जाए, इस केस को उसके सामने रखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्टली, दोनों जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की जा सकती हैं, तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये फैसला कालअदम करार दिया जा सकता है, जिसमें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लास्ट डे तक, लास्ट मिनट या लास्ट सेकंड तक प्रेडिक्शन करना, लीगली असेसमेंट करना बड़ा एक जो है दुश्वार चीज है, चूंकि यहाँ पे नजरिया, जरूरत और बहुत सारी चीजें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हुक्मरान जमात का भी सैलाब का बहाना, कभी जल्जलों का बहाना, मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें जो हैं, जो आइन के अंदर तहरीरी तौर पे नंसिएट और न्यूमिनेट कर दी जाए, चाहे फिर कोई तूफान आए, चाहे क़यामत गिरे, जमीन फटे, यू नीड टू परफॉर्म योर फंक्शन विद द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई फरीक जो है वो यहाँ हुकूमत, तो बकास पर मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, आप समझते हैं कि आप खुद भी कानून के स्टूडेंट हैं, उन चीज़ों के ऊपर ग्रिप भी रखते हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो तो ये कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट से भी मंजूर हो गया, सेनेट से भी हो गया, तो फिर इस सूरत में भी आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो कहेंगी कि ये फैसला करदम हो सकता है? अगर ये हो गया ऐसा मामला, तो हुकूमत तो कहेगी कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, ये फैसला जो रिवर्स हुआ है फिर वो भी चैलेंज हो जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, चाहे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली का हो, चाहे हमारी नेशनल असेंबली का हो, ना कोई हाई कोर्ट और ना कोई सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन करेगी। सिर्फ एक चीज जो आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अवाम के फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो, रिपग्नेंट हो, उसके मुखालिफ हो, दैट कैन बी क्वेश्चन एंड दैट कैन बी चैलेंज बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट ऑफ एनी प्रोविंस। ये आइन के अंदर बड़ा क्लियरली मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी पार्टी समझती है कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनफ्रिंज होते हैं, तो वो जो इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट्स के दरवाजे भी खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। और आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स की पाकिस्तान के अंदर चाहे एक जो है हुकूमत वक्त बड़ा अच्छा इकदाम भी करे, लेकिन अगर आप अपोजिशन में बैठे हो तो वो तमाम के तमाम इकदाम जो है आप बदनीयती पे मुतसव्वुर करते हैं। और हमने माजी करीब के अंदर भी देखा, माजी बईद के अंदर भी देखा कि तमाम अच्छे इकदाम भी हुकूमत वक्त के हों, उसको वो जो अपोजिशन कोर्ट्स में चैलेंज कर दी है और अदालतों का सहारा लेती है। और ये भी जो चीजें हैं, मुझे तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चैलेंज होती हुई नजर भी आती है और एट द सेम टाइम शायद ये स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जब दलाइल दिए जा रहे थे तो बाबर रवान की जानिब से आर्टिकल 50 और 75 का हवाला दिया गया, आप क्या समझते हैं कि ये आर्टिकल्स कैसे असरअंदाज होते हैं इस केस पर? देखिए, आर्टिकल 50 जो है दैट टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं, पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं, कि वो नेक नियति से जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करें। सो आई थिंक कि उसी तनाजुर में ये बात की गई होगी। आल्दो कि मैंने इस केस के अंदर जो मुकम्मल तौर पे अभी तक रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नहीं देखी, आई जस्ट केम टू नो फ्रॉम यू, चूंकि मैं इस केस को पहले से देख रहा था, लेकिन जो चीजें आर्टिकल 50 और 57 के अंदर लिखा गया है वो पार्लियामेंट की पावर्स हैं, फंक्शंस हैं और उनकी फराइज हैं कि वो कौन कौन सी चीजों पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, एनेक्टमेंट्स कर सकते हैं। आल्दो के ये उनकी पावर्स हैं, ये उनके फंक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी कानून बदनीयती के साथ बनाया जाता है जिससे अवाम के फंडामेंटल राइट्स, किसी एक पार्टी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होते हैं या इक़्तिदार को सही मानों में अवाम तक, निचली सतह तक मुंतकिल करने में कोई हर्डल्स क्रिएट की जाती है, इम्पेडिमेंट्स क्रिएट की जाती हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए कोई ऐसी कानून साजी की जा सकती है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 50 और 57 का हवाला दिया गया होगा। लेकिन इन नटशल तमाम चीजों को समराइज करते हुए वंस अगेन आई विल से कि ऐसा कोई भी एनेक्टमेंट, ऐसा कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आल्दो कि जिसको इम्यूनिटी भी दी गई आइन के अंदर के कोर्ट्स के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो अवाम के फंडामेंटल राइट से मुतसादिम होगा और उसमें कोई दीवारें चीन बनने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली कोर्ट्स की क्रिएशन या एस्टेब्लिशमेंट का पर्पज ही ये था टू इंश्योर दी जस्टिस फ्रॉम बोथ हैंड्स और ऑल हैंड्स। तो कोर्ट्स मेरे हाल में इसमें इंटरवीन करेंगे, शायद वाली बात है, प्रोबेबली या परहैप्स इसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। तो वकास, इसके अंदर हमने देखा कि जब ये इस केस से मुतालिक समाअत हुई तो उसके अंदर ये पूछा गया कमीशन की जानिब से, आप चूँकि यानी कि मरकज़ी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था
कि आबादी चूंकि बढ़ चुकी है, इस वजह से यूसीस को बढ़ाया गया है। जब कमीशन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि आप किन बुनियादों के ऊपर कह रहे हैं कि आपने कोई मरदमशुमारी करवाई है, अगर करवाई है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, तो फिर ये कहा गया कि नादरा की जानिब से डाटा लिया जाएगा, वो पेश किया जाएगा। अभी वो जो बुनियादी चीज़ है यूसीस बढ़ाने के हवाले से, वो उससे मुतल्लिक रिपोर्ट पेश भी नहीं हुई है, फिर ये फैसला सुना देना। देखिए, जो लास्ट टाइम कंसेंसस हुआ था 2017-18 का कंसेंसस, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद तो अब तक मरदमशुमारी ही नहीं हो सकी। मैंने फिर वही बात अपनी इस्तफसार करूंगा उस पर कि हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आयन के तनाजुर में देखते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, इसका जहाँ पे जुडिशियल फंक्शन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में दे नीड टू बी रेडी कि वो जब भी इस तरह के मामला जो कि इलेक्शन में ममदुमामिन साबित हो, उसमें हर तरीके से इंश्योर करें कि वो कंसेंसस करवाएं, मरदमशुमारी करवाएं, बैलेटिंग करवाएं, अपने बैलेट पेपर स्टडी करवाएं, वो तमाम के तमाम लवाजमात पूरे करें जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर आते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उनको कोर्ट्स के सामने सुबकी का सामना करना पड़ेगा। आल्दो के इलेक्शन कमीशन जो है वो जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, जो उनके मेंबर्स हैं 4 या उनके जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, लेकिन वहां पे तो उनकी कोशिश होती है कि अपने इदारे को कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन करें या कोई इस तरह का फैसला दे जिससे ये समझ आए कि शायद ये इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अगर इतना ही अच्छा और साफ शफाफ काम करता तो पाकिस्तान के 73 साल इलेक्शन, जो हर इलेक्शन पे हर इलेक्शन को मुतनाज़ा या धांधली सदा इलेक्शन क्यों कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है, चाहे मरदमशुमारी के हवाले से हो, कंसेंसस के हवाले से हो, बैलेट पेपर्स के हवाले से हो, अभी तक इनएफिशिएंट रही है। उस हद तक ना पॉलिटिकल पार्टी में जो है इसको किसी किस्म की पजीर आई कि कोई पार्टी इसे तस्लीम कर दे कि हाँ ये इलेक्शन जो थे वो जनरल इलेक्शंस हो या ज़िमनी इलेक्शंस हो, वो धांधली ज्यादा नहीं थी। और जहाँ पे मरदमशुमारी या यूसी को बढ़ाने की बात है, आल्दो के आइन इस चीज की इजाजत देता है और इलेक्शन एक्ट 2017 भी इस चीज की इजाजत देता है, लेकिन फिर वही बात करूंगा कि अगर ये चीजें बदनीयती पे मबनी हो और ऐसी यूसीज को जो है दूसरी यूसीज के साथ अटैच कर दिया जाता है या अनेक्स कर दिया जाता है कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट्स देखती है कि अगर ये यहाँ पे हमारी पार्टी हारती है तो अगर इसको दूसरी यूसी के साथ कंबाइन किया जाता है या नेक्स्ट किया जाता है तो शायद उधर से वोट लेके जीत जाए। तो ये चीजें जो हैं अगर बदनीयत में उभरी हो तो इन नटशेल के ये चीजें भी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं। अगर प्रूफ हो जाए तो स्ट्राइक डाउन भी हो जाती है। ठीक है वकास साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सजाद काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, जब बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात की गई इस्लामाबाद की, तो क्या दलाइल सामने आए? सजाद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन रजा खान साहब डायरेक्टर न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या समझते हैं, मुलतवी कर दिया गया है, क्या ये सिर्फ इसी वजह से हुए, यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की वजह थी या बैकडोर कुछ और मकासद थे? नहीं, दरअसल मुस्लिम लीग की इस्लामाबाद में इंतखाबी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है और इस बात का उन्हें एहसास बहुत ताक़ीद से हुआ कि कई यूनियन कौंसिल में, बल्कि 2 दर्जन से ज़्यादा यूनियन कौंसिलों में उनके पैनल ही मौजूद हैं। तो 101 यूनियन कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें अगर 2 दर्जन यूनियन कौंसिल में आपके पैनल पहले से ही मौजूद नहीं है तो वो जीत के बाद क्या पोजीशन होगी। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए काम किया। और क्या मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ मार्शल की हुकूमत में होते हैं और मार्शल की हुकूमतें इन बल्दियाती इदारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं, जबकि मुतहद हुकूमतें ये बल्दियाती इदारों को अपनी सोकन के तौर पे तस्वीर करती हैं, क्योंकि इन्हें भी इख्तियारात काफ़ी मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो उसका भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और उन्होंने बल्दियाती इदारे ख़त्म किए और फिर उन्होंने इलेक्शन भी जो है वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लटकाए रखे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
और पाकिस्तान में बाकायदा कानून होने चाहिए जो बलदियाती इदारों के इलेक्शन जो है वक्त मुकर्रर पर हो और उनके ठीक है। पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि तारीख रही है कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि निचली सतह पर अगर एक पावर मुंतकिल होती है तो उसका तरीक़ाकार यही है कि बलदियाती इंतखाबात हों, आवाम उसी से रिलीफ हासिल कर सकती है। सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो नैरेटिव है कि मौजूदा मरकज़ में बैठी हुई जो हुकूमत है ये इंतखाबात से भाग रही है, तो इस फैसले के आने के बाद वो जो एक गठजोड़ का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी चीफ इलेक्शन कमीशनर के होते हुए इनकी निगरानी में बहुत सारे इंतखाबात हुए, वो जीते भी, मगर फिर भी इनको जो है वो मुतनाज़ बना रहे हैं। अब इस फैसले की रोशनी में आप समझते हैं कि सियासी तौर पर एक मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव उनका पहले से था उसे मजीद तक़वियत मिलेगी? ये बात तो ठीक नहीं है। पीटीआई की जो है उसका नैरेटिव जो है सिर्फ उसकी इमरान खान की जात तक महदूद है, और इमरान खान को अगर वो फॉरेन फंडिंग केस में फैसला उनके खिलाफ ना देते तो इमरान खान का नैरेटिव और पीटीआई का नैरेटिव की बात करना जरा मुश्किल होती है, क्योंकि एक दिन ये जनरल बाजवा की तारीफें कर रहे होते हैं, दूसरे दिन उसको गालियां निकाल रहे होते हैं, तो इनका नैरेटिव कौन सा हवाला आप उसका हवाला दे रहे हैं, जरा मुझे ये बताए। उन्होंने अपने कारकुनान के लिए दोनों मौक़िफ़ छोड़े हुए हैं, जो बेहतर लगे उसका इंतखाब कर लें, गालिबन यही कोई पॉलिसी होगी। सिलेक्शन जो है बड़ी शानदार है और बहुत अच्छे इंसान है। वो वाला इनका नैरेटिव माना जाए या दूसरा माना जाए, तो ये एक कंफ्यूज पार्टी है। इसका अगर इनके मकासद पूरे हों तो ये सब लोग इनके लिए ठीक हैं। जनरल बाजवा भी ठीक थे, और लेकिन जब इनके साथ गुंजाइश चले, कल तक तो चौधरी परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा टक्कू था और आज उसके चीफ मिनिस्टर बनाए हुए, तो उनका नैरेटिव बताए ना कौन सा कबूल किए गए। ठीक है मोहसिन रजा खान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दीगर हमारे साथ कानूनदान भी मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।